हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रश्नों को कराया जाएगा। ये प्रश्न रहने वाले हैं समुदाय, संस्था, समिति, संस्कृति, मानदंड एवं मूल्यों से। एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार पीजीटी एंड बिहार स्टेट का आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट, समाजशास्त्र का एंड जीडीसी के एग्जाम की बात की जाए तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए भी यहाँ पर आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और बात की जाए अब असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, तो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का जीके का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिलेगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड हम बात कर रहे हैं यहाँ पर समाजशास्त्र के लिए यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम के नोट्स की। तो यहाँ पर आपका जो यूपी पीजीटी का आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर नोट्स तैयार किए गए हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर कराया गया है। ठीक है, तो ये यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए नोट्स हो गए। सेकेंड ग्रेड शिक्षक के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। एंड ये बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पर नोट्स देखने को मिलेंगे। ये बेसिक टॉपिक्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये नोट्स हैं। एंड थिंकर्स से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर नोट्स मिलेंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर नीचे आप देख रहे हैं 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। एंड इस टॉपिक से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, उसी में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगे। आप वहाँ से उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, किसी मुख्य संस्कृति के अंतर्गत लघु संस्कृति का विकसित हो जाना कहलाता है। ऑप्शन है यहाँ पर प्रति संस्कृति, उप संस्कृति, सांस्कृतिक तत्व या फिर इनमें से कोई भी नहीं। किसी मुख्य संस्कृति के अंतर्गत लघु संस्कृति का विकसित हो जाना कहलाता है, उसे क्या कहा जाएगा? यहाँ पर बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सांस्कृतिक तत्व की बात करें तो यह संस्कृति की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। कई सारे यानी या हम कहें समस्त सांस्कृतिक तत्वों के मिलन से सांस्कृतिक सकुल का निर्माण होता है। ठीक है, सांस्कृतिक तत्व क्या है? संस्कृति की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है सांस्कृतिक तत्व, और समस्त सांस्कृतिक तत्वों के मिलन से ही सांस्कृतिक सकुल का निर्माण होता है। इसे भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर उप संस्कृति होगा। उप संस्कृति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है। ठीक है, उप संस्कृति की अवधारणा मैक्स वेबर। प्रति संस्कृति की बात की जाए तो ये मिल्टन सिंगर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये किसकी अवधारणा है? मिल्टन सिंगर की अवधारणा है। ठीक है, उप संस्कृति की अगर हम बात करें तो संस्कृति का, ठीक है, एक कोई संस्कृति है उसका निर्माण कई उप संस्कृतियों से मिलकर होता है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत उप संस्कृतियां हो जाएंगी बंगाली संस्कृति, पंजाबी संस्कृति, तमिल संस्कृति। तो ये सभी क्या है? उप संस्कृति। और भारतीय संस्कृति क्या हो जाएगी? ये आपकी संस्कृति हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर कई उप संस्कृतियां, ये तमिल संस्कृति, पंजाबी संस्कृति, ये सभी बंगाली संस्कृति, ये सभी उप संस्कृति हो जाएंगे। और उप संस्कृति का अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए, अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है। तो किसी भी संस्कृति का निर्माण कई उप संस्कृतियों से मिलकर होता है। ठीक है, तो इसे आप समझेंगे। प्रति संस्कृति की अगर हम जब बात करते हैं, काउंटर कल्चर या कॉन्ट्रा कल्चर की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? मिल्टन सिंगर का है। इसमें क्या होता है, जब कोई उप संस्कृति है ना, या फिर हम कहें प्रधान या मुख्य संस्कृति को चुनौती देती है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रति संस्कृति कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रति संस्कृति क्या है? जब कोई उप संस्कृति, ठीक है, यह मुख्य या प्रधान संस्कृति को जब चुनौती देती है तो उसको ही हम क्या कहते हैं? प्रति संस्कृति कहते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? मिल्टन सिंगर का है। किसके द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई है इसे जरूर आप याद रखेंगे। ठीक है, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई सांस्कृतिक तत्व है और
पूछ लिया जाए बड़ी इकाई कौन सी है, बड़ी इकाई अगर पूछ लिया जाए तो बड़ी इकाई आप याद रखेंगे सांस्कृतिक सकुल। सांस्कृतिक सकुल क्या हो जाएगा, ये संस्कृति की बड़ी इकाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, क्लोवॉट तथा ओलिन ने 3 प्रकार की उप संस्कृतियों की चर्चा की है, निम्न में से किसकी चर्चा उन्होंने नहीं की। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, अपराधी उप संस्कृति, संघर्षात्मक उप संस्कृति, प्रत्यावर्तन उप संस्कृति, विद्रोही उप संस्कृति। क्लोवॉट तथा ओलिन ने 3 प्रकार की उप संस्कृतियों की चर्चा की है, निम्न में से किसकी चर्चा उन्होंने नहीं की है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विद्रोही उप संस्कृति की बात इन्होंने नहीं की थी, तो यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जब सांस्कृतिक मूल्य प्रतिमान आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाते हैं तो उसे बोर्डियो के अनुसार क्या कहा जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर संस्कृतिकरण, समाजीकरण, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, सांस्कृतिक हस्तांतरण। बताए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। यह अवधारणा किसकी है, बोर्दियो के द्वारा दी गई है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वर्ग संस्कृति की, ठीक है, वर्ग संस्कृति की या संस्कृति प्रभु की अवधारणा, ठीक है, संस्कृति प्रभु की अवधारणा की अगर हम बात करें तो ये भी जो कॉन्सेप्ट है संस्कृति प्रभु, ये किसके द्वारा दिया गया है, बोर्दियो के द्वारा। ठीक है, संस्कृति प्रभु की अवधारणा बोर्दियो ने दी है। संपत्ति या पूंजी के 4 प्रकार इन्होंने बताए थे। एक तो आर्थिक पूंजी है, ठीक है, आर्थिक पूंजी हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा सामाजिक पूंजी, ठीक है, दूसरा क्या होगा, सामाजिक पूंजी हो जाएगा। आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी है। तीसरा क्या होगा, सांस्कृतिक पूंजी, ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा यहाँ पर होगा सांस्कृतिक पूंजी। ठीक है, तीसरा क्या होगा, सांस्कृतिक पूंजी। चौथा यहाँ पर होगा प्रतीकात्मक पूंजी, चौथा यहाँ पर क्या होगा, प्रतीकात्मक पूंजी हो जाएगा। तो ये पूंजी के या संपत्ति के 4 प्रकार हैं। ठीक है, संस्कृति प्रभु या सांस्कृतिक प्रभु की अवधारणा भी बोर्दियो द्वारा दी गई है। संस्कृतिकरण की बात की जाए तो ये कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा, एम.एन. श्रीनिवास का हो जाएगा। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट दिया था। समाजीकरण की बात सबसे पहले जी.एच. मीड के द्वारा की गई है। ठीक है, जी.एच. मीड ने सबसे पहले समाजीकरण की बात की थी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, रूथ बेनेडिक्ट ने अपनी पुस्तक पैटर्न ऑफ कल्चर में माना कि ऑप्शंस देखिए, विकल्प ए है एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, विकल्प बी एक संस्कृति में अनेक प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, विकल्प सी व्यक्तित्व का संबंध संस्कृति से आंशिक है, या फिर विकल्प डी व्यक्तित्व से संस्कृति बनती है। रूथ बेनेडिक्ट ने अपनी पुस्तक पैटर्न ऑफ कल्चर में क्या माना, एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, या फिर एक संस्कृति में अनेक प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, या फिर व्यक्तित्व का संबंध संस्कृति से आंशिक है, या फिर व्यक्तित्व से संस्कृति बनती है। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर सही क्या होगा, एक संस्कृति में एक ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा दी थी, सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। ठीक है, जूनी है, ठीक है, जूनी प्यूब्लो जनजाति पर इन्होंने अध्ययन किया था। चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, मैकेवर व अन्य समाजशास्त्री जिसे अभौतिक संस्कृति कहते हैं उसे सोरोकिन ने क्या कहकर संबोधित किया। ऑप्शन है यहाँ पर भौतिक संस्कृति, इंद्रिय परक संस्कृति, भावात्मक संस्कृति, विचारात्मक संस्कृति। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसे इन्होंने क्या कहा था, भावात्मक संस्कृति कहा था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, चेतनात्मक तथा भावात्मक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के बीच की स्थिति क्या कहलाती है। ऑप्शंस देखिए, आदर्शात्मक संस्कृति, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। चेतनात्मक तथा भावात्मक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के बीच की स्थिति को क्या कहा जाता है। भौतिक और अभौतिक संस्कृति की बात किसके द्वारा की गई है, ऑगबन के द्वारा की गई है। इसके अलावा ऑगबन ने सांस्कृतिक विलंबना की भी अवधारणा दी है, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा भी ऑगबन के द्वारा दी गई है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आदर्शात्मक संस्कृति। ठीक है, आदर्शात्मक संस्कृति होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे, सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया है। सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, किस पुस्तक में दिया गया है, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में। ठीक है,
इस पुस्तक में इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया है। यहाँ पर आदर्शात्मक संस्कृति होगा। प्रश्न है, संस्कृति अधिवैतिक एवं अधिसावेवी है। संस्कृति की उपरोक्त विशेषताओं का उल्लेख किसने किया? हर्शकोविट्स, क्रोबर, एससी दुबे, लिंटन यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या होगा? संस्कृति अधिवैतिक एवं अधिसावेवी है। हर्शकोविट्स संस्कृति के बारे में क्या कहते हैं? पर्यावरण का मानव निर्मित भाग, पर्यावरण का मानव निर्मित भाग, ठीक है, मानव निर्मित भाग है। पर्यावरण का मानव निर्मित भाग संस्कृति को बताते हैं, ठीक है। और जब हम लिंटन की बात करते हैं तो इन्होंने संस्कृति को क्या कहा था? जीवन विधि, ठीक है, क्या कहा था? जीवन विधि कहा था। और यहाँ पर क्रोबर होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रेरक सांस्कृतिक प्रसार की अवधारणा इन्होंने दी है, प्रेरक सांस्कृतिक प्रसार। और इसके अलावा अगर बात की जाए सांस्कृतिक प्रबलता, ठीक है, एक अवधारणा हो जाएगी सांस्कृतिक प्रबलता। तो ये अवधारणा किसकी हो जाएगी? इनकी हो जाएगी। केवल सांस्कृतिक प्रसार होगा, तो ये अवधारणा किसकी है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रेरक सांस्कृतिक प्रसार क्रोबर की है। सांस्कृतिक प्रसार की अवधारणा किसने दी है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने कहा है कि संस्कृति या सामाजिक विरासत मानव प्रजाति की स्मृति है? ऑप्शंस देख लें। रॉबर्ट बीयरस्टेट, एससी दुबे, एम एस श्रीनिवास, जीएस कुरियन यहाँ पर दिए गए हैं। किसने कहा कि संस्कृति या सामाजिक विरासत मानव प्रजाति की स्मृति है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर रॉबर्ट बीयरस्टेट हो जाएगा। द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है, एक बुक इंपॉर्टेंट है, द सोशल ऑर्डर। ये कब आती है? 1970 में आती है इनकी पुस्तक, रॉबर्ट बीयरस्टेट की। इनकी अवधारणाओं की बात की जाए तो इन्होंने ध्रुवीय परिस्थिति की अवधारणा दी है, ठीक है, ध्रुवीय परिस्थिति की अवधारणा दी है। इसके अलावा पीड़ाकारी परिस्थिति, ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाएगी? पीड़ाकारी परिस्थिति की अवधारणा हो जाएगी। ध्रुवीय परिस्थिति और पीड़ाकारी परिस्थिति की अवधारणा हो जाएगी। और इसके अलावा अगर हम समूह के प्रकार की बात करते हैं, ठीक है, समूह के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो एक तो इन्होंने क्या बताया है? सांख्यिकी समूह, ठीक है, सांख्यिकी समूह है। इसके अलावा समाजीय समूह है, सामाजिक समूह है और सहचारी समूह है, ठीक है, सहचारी समूह है। तो ये 4 तरह के प्रकार इन्होंने बताए हैं। किसने? रॉबर्ट बीयरस्टेट है, ठीक है। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो उन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा कि संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है? ऑप्शन देखिए, आर उथनो, लिंटन, रेडफील्ड, टाइलर यहाँ पर दिए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइलर ने संस्कृति के बारे में क्या कहा? जटिल समग्रता है, प्लस टाइलर औपचारिक जनक है संस्कृति के, ठीक है, औपचारिक जनक है। इनकी पुस्तक की बात की जाए प्रिमिटिव कल्चर, प्रिमिटिव कल्चर हो जाएगी। 1871 में इनकी बुक आती है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने जीवन शैली कहा है, संस्कृति को क्या कहा है? जीवन शैली कहा है। लिंटन क्या कहते हैं? जीवन विधि। संस्कृति क्या है? जीवन विधि है। और यहाँ पर आर उथनो होगा, ऑप्शन ए। संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है, ये किसका कहना है? आर उथनो का, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, संस्कृति प्रकृति का मानव निर्मित अंश है, ये किसका कहना है? ऑप्शंस में सोरोकिन, मेलानोव्स्की, लिंटन, हर्शकोविट्स यहाँ पर दिए गए हैं। संस्कृति प्रकृति का मानव निर्मित अंश है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्शकोविट्स, ठीक है, हर्शकोविट्स हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों की संपूर्णता है जो एक समाज के सदस्यों की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है और इस प्रकार यह जैविकी विरासत का परिणाम नहीं है। अब यह संस्कृति की बात इस तरह से परिभाषा संस्कृति की किसने दी है? विकल्प में हर्शकोविट्स, टाइलर, क्रोबर, हॉबेल यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रश्न का यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों की संपूर्णता है जो एक समाज के सदस्यों की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है और इस प्रकार यह जैविकी विरासत का परिणाम नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर टाइलर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, विकल्प बी टाइलर यहाँ पर सही है। प्रश्न है संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है? ऑप्शन है आवास, सड़कें, प्रतीक, व्यक्ति। संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है? इनमें से क्या होगा? प्रतीक होगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। ऑप्शन है यहाँ पर रॉबर्ट बियरस्टेड, हॉवेल, सी.एच. कूले, ई.टी. टाइलर। बताएं संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है, या किसने कहा? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट बियरस्टेड, ठीक है, रॉबर्ट बियरस्टेड होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य भूमिका या सॉरी मुख्य परिस्थिति है ना, ये किसका हो जाएगा? हिलर की अवधारणा हो जाएगी। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, संस्कृति परिवर्तन से तात्पर्य है या सांस्कृतिक परिवर्तन से तात्पर्य है। विकल्प है जीवन शैली में परिवर्तन, आविष्कार की खोज, उत्पादन विधियों में परिवर्तन, या फिर उपयुक्त सभी। संस्कृति परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर क्या होगा? ये सभी सही होंगे, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है जनरीतियों, प्रथाओं और रूढ़ियों का स्थायी ढांचा है समिति, समाज, संस्था, समूह। जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों का स्थायी ढांचा क्या कहलाता है? संस्था कहलाता है, सी यहाँ पर राइट होगा। संस्था की अवधारणा किसने दी, या संस्था के उद्विकास या विकास की अवधारणा इस तरह से पूछा जाए तो ये समनर की अवधारणा है। इसके अलावा एक प्रश्न आता है द्वितीयक संस्था से, द्वितीयक संस्था, और एक प्रश्न आता है संस्थाकरण से, ठीक है, संस्थाकरण से, द्वितीयक संस्था और संस्थाकरण से आता है। तो ध्यान रखेंगे ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ये अवधारणा पार्सन्स के द्वारा दी गई है। एक प्रश्न आता है संपूर्ण संस्था, ठीक है, एक प्रश्न क्या आता है? संपूर्ण संस्था आता है, और ये संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ये गॉफमैन के द्वारा दी गई है। संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने दी है? गॉफमैन ने दी है। द्वितीयक संस्था और संस्थाकरण की अवधारणा किसने दी है? पार्सन्स ने दी है। यहाँ पर सही क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। प्रश्न है विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं, ये किसका कहना है? ऑप्शंस में है डब्ल्यू.जी. समनर, ए.जी. केलर, वेस्टरमार्क, आर.एम. मैकेवर एंड सी.एच. पेज। बताएं विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं, ये किसका कहना है? यहाँ पर सही क्या होगा? मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है वह व्यवहार जिसमें सामाजिक नियम का तो उल्लंघन होता है किंतु दंड नहीं मिलता कहलाता है। ऑप्शन है प्राथमिक विचलन, द्वितीयक विचलन, नवाचार के रूप, अपवर्तन के रूप। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट होगा प्राथमिक विचलन, ठीक है। प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन की बात किसने की थी? लेमर्ट ने की थी, और लेमर्ट की पुस्तक है सोशल पैथोलॉजी, ठीक है। प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन ये दो प्रकार लेमर्ट द्वारा बताए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न है लोक रीतियां यानी कि रूढ़ियां बनती हैं जब, ऑप्शंस देखें, उनका पूरा किया जाना समूह के कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण माना जाने लगता है। विकल्प बी समाज उनके उल्लंघन के प्रति अधिक सहिष्णु दृष्टि अपनाता है। विकल्प सी लोग उनके उल्लंघन पर अनौपचारिक प्रतिबंध और हल्की फुल्की आलोचना करने लगते हैं। या फिर विकल्प डी उनके साथ उचित और अनुचित का नैतिक विचार संबंधित हो जाता है। लोक रीतियां रूढ़ियां बनती हैं जब, यहाँ पर उनका पूरा किया जाना समूह कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण माना जाने लगता है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है प्रथा समाज द्वारा अनुमोदित कार्य प्रणाली है या किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? विकल्प में अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, मैकेवर एंड पेज, इमाइल दुर्खिम दिए गए हैं। प्रथा समाज द्वारा अनुमोदित कार्य प्रणाली है, ये किसके द्वारा बात कही गई है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकेवर एंड पेज, मैकेवर एंड पेज, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सामाजिक मूल्य पैमाना है, ऑप्शंस देखिए, सामाजिक विकास के माप का, सामाजिक उद्विकास के माप का, सामाजिक व्यवहार के माप का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सामाजिक मूल्य पैमाना है, यहाँ पर सही होगा सामाजिक व्यवहार के माप का, ठीक है, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है जनरीतियां, और यहाँ पर ध्यान रखें सामाजिक मूल्य की अगर बात की जाए, साध्यवा साधन मूल्य की बात किसने की थी? राधा कमल मुखर्जी ने, ठीक है,
राधा कमल मुखर्जी के द्वारा साध्य एवं साधन मूल्य की बात की गई थी। और मूल्यों का संस्तरण, यह अवधारणा भी, ठीक है, मूल्यों का संस्तरण यह अवधारणा भी किसके द्वारा दी गई है? राधा कमल मुखर्जी के द्वारा दी गई है। अब यहाँ पर बताएं जनरीतियां रूढ़ियां बन जाती हैं क्योंकि यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। पहला है उनकी पुष्टि समूह के कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण समझी जाने लगती है। समाज उनके उल्लंघन के प्रति अधिक सहिष्णुता दर्शाने लगता है। लोग उत्पन्न और हल्की आलोचना जैसी अनौपचारिक अभिमतियों का सहारा लेने लगते हैं। उचित और अनुचित संबंधी विचार उनसे जुड़ने लगते हैं। यहाँ पर ये सही क्या होगा? यहाँ पर ये प्रश्न पूरा नहीं था, ठीक है, ये यहाँ पर है, बताएं 196 का बताएं। यहाँ पर देखिए उनको पूरा किया जाना समूह के कल्याण के लिए आवश्यक माना जाता है और महत्वपूर्ण वे समझी जाती है। उनकी निरंतरता के लिए जब आगे उसी से की निरंतरता बनी रहे क्योंकि वह आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, लोगों के कल्याण के सामाजिक कल्याण का भाव उनसे जुड़ जाता है, तो उसके लिए जब उस आगे वो निरंतरता बनी रहे, उसकी सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए जब समाज कुछ नियमों का निर्माण करता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? संस्था कहते हैं। और यहाँ पर उचित और अनुचित संबंधी विचार उनसे जुड़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए मानकों और मूल्यों से संबंध निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 3 दिए गए हैं। पहला है मानक सकारात्मक एवं नकारात्मक अनुशस्तियों से प्रवर्तित होते हैं। दूसरा है मानक विशिष्टताओं में स्वीकार्य व्यवहार को निरूपित करते हैं। तीसरा है मानक विधियों में परिणत होकर औपचारिक नहीं होते। यहाँ पर क्या होगा? मानक सकारात्मक एवं नकारात्मक अनुशस्तियों से प्रवर्तित होते हैं और इसके अलावा मानक विशिष्टताओं में स्वीकार्य व्यवहार को निरूपित करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन एक संस्था की विशेषता नहीं है? यहाँ पर देखिए सुपरिभाषित उद्देश्य, स्थायित्व, नियमों एवं कार्यविधियों की व्यवस्था या फिर मूर्त संगठन। कौन एक संस्था की विशेषता नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? मूर्त संगठन नहीं होता, ठीक है, मूर्त संगठन नहीं है, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है समिति एक संगठन है जिसका निर्माण किया जाता है ऑप्शन से एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित उद्देश्य के लिए, एक निश्चित क्षेत्र के लिए या फिर निश्चित सदस्यों के लिए। समिति एक संगठन है। समिति का निर्माण किस लिए किया जाता है? समिति की क्या होती है? विचार पूर्वक स्थापना होती है। व्यक्तियों का समूह है। ऐच्छिक सदस्यता होती है। विचार पूर्वक स्थापना होती है, व्यक्तियों का समूह है, ऐच्छिक सदस्यता होती है। इसके अलावा औपचारिक नियम इसमें होते हैं और निश्चित उद्देश्य होते हैं, ठीक है, निश्चित उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समिति का निर्माण किया जाता है और अस्थायी प्रकृति होती है, ठीक है, अस्थायी प्रकृति होती है और यहाँ पर विकल्प बी होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से समिति और समुदाय के मध्य तुलनात्मक संबंध बताते हैं, इनमें से एक सही नहीं है और वो बताना है कौन सा है। देखिए पहला है विकल्प ए, समिति और समुदाय मनुष्यों का समूह है। विकल्प बी है समिति और समुदाय दोनों मूर्तिमान हैं। विकल्प सी, समिति और समुदाय ने सापेक्षिक आत्मनिर्भरता है। और विकल्प डी की बात की जाए, समिति और समुदाय दोनों असहयोग पर आधारित है। यहाँ पर क्या होगा? गलत बताना है। तो देखिए समिति और समुदाय दोनों असहयोग पर आधारित है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। सहयोग पाया जाता है, यहाँ पर विकल्प डी होगा, ठीक है, डी यहाँ पर होगा। और आखिरी यहाँ पर एक प्रश्न देख लीजिए, ग्रामीण समाज में आज भी परिवार समान है, निम्न में से किस एक के कारण किस एक में? एक समिति के, एक समुदाय के रूप में, एक समूह में या फिर एक समाज में? यहाँ पर क्या होगा? एक कम्युनिटी होगा, ठीक है, समुदाय होगा। और गांव लघु समुदाय है, ये किसका कहना था? गांव लघु समुदाय किसका कहना था? रेडफील्ड का कहना था। किसका कहना था? रेडफील्ड का कहना था। द लिटिल कम्युनिटी इनकी पुस्तक है, द लिटिल कम्युनिटी। और इसके अलावा इन्होंने लघुता
विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। ठीक है, आत्मनिर्भरता, ये इन्होंने 4 विशेषताएं या 4 लक्षण लघु समुदाय के बताते हैं, लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। ठीक है, और ये जहां पर भी देखने को मिलेंगे उसे हम क्या कहेंगे, लिटिल कम्युनिटी कहेंगे, लघु समुदाय कहेंगे। ठीक है, और गांव को इन्होंने लघु समुदाय कहा था, ये भी आपको याद रखना है। लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन, ये स्टेटमेंट भी रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिया गया है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।